बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PSL 8 इस वक्त अपने आबोताब से जारी है। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन का ये स्पेशल शो। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम रोज़ाना आपके सामने हाजिर होते हैं और 19 मार्च तक हम रोज़ाना हाजिर होंगे आपके सामने। और PSL के रंगारंग जो मुकाबले हुए हैं, जो परफॉर्मेंस हुई है, जो टॉप परफॉर्मेंस हुई है, जो थोड़ी बहुत कमियां किसी प्लेयर की जानिब से नज़र आई, वो हम बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा हम लेते हैं। हमारे लाहौर से नुमाइंदे एजाज शेख हमारे साथ शामिल होते हैं और कराची से द चैम्पियन ऑफ कराची बदी जमा हमारे साथ होते हैं। हर दफ़ा हर रोज़ एक नए अंदाज में बदी आपके सामने आते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज ब्लेज़र पहना हुआ है और वाइट कलर की टी शर्ट में। और एजाज शेख साहब से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। आज जो मुकाबला होगा वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। कोयटा को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कोयटा ने अगर रहना है PSL 8 में तो उसको आज मैच जीतना ज़रूरी है। कोयटा क्या तब्दीलियाँ करता है ये हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। उसके अलावा कल जो मुकाबला हुआ उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हरा दिया पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी ने कोशिश तो की लेकिन पेशावर ज़ल्मी की कोशिश कारआमद साबित नहीं हुई। हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बाबर आजम गो के बहुत अच्छा खेले लेकिन अपनी टीम के लिए वो कामयाबी नहीं दिला सके अपनी टीम को। वो स्ट्राइक रेट पर भी उनकी कल बहुत बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के रहमतुल्लाह गुरबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और बहुत एतमाद से जवाब दिए। एक प्लेयर जो इस PSL में बॉलिंग के शोबे में सबसे आगे है इस वक्त, वो नामी ग्रामी प्लेयर नहीं थे इस PSL से पहले। उन्होंने खेला था KP के रीजन से जब फर्स्ट क्लास सीज़न हुआ था, या फर्स्ट क्लास के जो डोमेस्टिक के वनडे और T20 के मुकाबले हुए थे उसमें वो खेले थे। एहसान उल्लाह, उनसे हमने कुछ सवालात किए हैं, उन्होंने जवाबात दिए हैं। उनसे पूछा है हमने कि एहसान उल्लाह का फेवरेट प्लेयर कौन था, एहसान उल्लाह का माजी में कहाँ से ताल्लुक़ है, और उसके अलावा एहसान उल्लाह का उस्ताद कौन था। और सबसे अहम सवाल हमने उनसे ये किया कि इस PSL से अपने लिए उन्होंने कोई टारगेट रखा है। तो एहसान उल्लाह ने जवाब दिए हैं, वो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मैं अच्छी परफॉर्म कर रहा हूँ PSL 8 में। इंशाल्लाह जो हमारे आने वाले मैचेस है उसमें मैं भरपूर परफॉर्म करूँगा और आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह टॉप विकेट टेकर इस PSL का होंगे इंशाल्लाह और हमारी टीम चैंपियन होगी। और मेरा जो शौक पैदा हुआ था तो मैं गांव में क्रिकेट टेप बॉल खेल रहा था, तो उधर मेरे मामू ने कहा आ जाए चले जाए उधर एकेडमी ले गए। एकेडमी में फिर मैं मर्दान चला गया। मर्दान में मैं उधर ट्रायल दिए, फिर मुल्तान में सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद 19 में मैं आ गया। और जो मेरा टीचर है मेरा अब्बू है और जो मेरा फेवरेट है बॉलर वो है वकार भाई। और आप लोगों को पता है वकार भाई कैसा बॉलर था। तो मैं उनकी वीडियो मैं 13 साल का था तो मैं उनकी वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था, तो मुझे मैं उनको पसंद करता हूँ। थैंक यू। क्या क्या बात की, वकार यूनुस को पसंद करते हैं। 13 साल में वकार के बारे में एक बात, वकार भाई के बारे में एक बात बताऊं कि मेरा बेटा भी क्रिकेट थोड़ी बहुत खेलता था। अब तो खैर वो क्रिकेट नहीं खेलता। वो फास्ट बॉलर्स में वो भुवनेश्वर कुमार इंडिया का था बॉलर, उसको वो बहुत पसंद करता है। तो मैंने उसको एक दिन बुलाया यूट्यूब पे, मैंने वकार यूनुस की सिर्फ उसको बॉलिंग दिखाई है, वकार और वसीम अकरम की। उसने कान को हाथ लगा लिया, उसने कहा यार ये होती है बॉलिंग। तो ये है सूरत हाल। देखिए अब क्रिकेट आसिफ भाई ऐसी हो गई है कि हर कोई बच्चा हो बड़ा हो हर कोई उसको पता चल गया, नामों से लोग खिलाड़ियों को जानने लग गए कि कौन कैसा प्लेयर था। हालांकि उनके पैदा होने से पहले की बात है कि वकार यूनुस और वसीम अकरम खेला करते थे, लेकिन ये वीडियोस जो है इससे देखकर पता चलता है वाकई कि माजी के जो हमारे फास्ट बॉलर थे वो ज़बरदस्त थे। और जैसे एहसान ने बात की कि वो 13 साल से जो है वकार यूनुस की जो है वो वीडियो देखकर उनसे इंस्पायर हुए और उन्होंने इस तरह की बॉलिंग की। तो कल अगर आप देखें आपने चारों पांचों मैचेस चलो मैच के बाद आऊँगा, एजाज भाई का तारुफ करा दूँ। एजाज शेख साहब लाहौर से हमारे साथ हैं, रोज़ाना होते हैं और आज तो लाहौर में काफ़ी खबरें हैं जो एजाज शेख साहब से हम लेंगे। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चलें बदिउ जमा की बात मुकम्मल होती है फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। तो मैं वही आपसे कह रहा था कि 5 मैच उन्होंने मुल्तान की तरफ से जो खेले उसमें आप देखें कि किसी भी मौके पे आपको ये नहीं लगा कि यार ये नया बॉलर आया है या इसने PSL पहली मरतबा खेल रहा है, किसी बड़े इवेंट में पहली जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उसने बॉलिंग का अंदाज उसका देखें कि जो पिछला मैच था उसमें हालांकि हर बॉलर आया पिट रहा था, लेकिन एहसान ने अपनी बॉलिंग को उसी तरीके से रखा, वही
मुझे दिमाग का वकार की इस्तेमाल याद, करता वाकई आपकी वकार की याद, वो हमेशा जो अंदर बॉल किया करते थे वही उन्होंने बॉलिंग की। और आखिरी के 2 ओवर में जहां पर आपको 60 रन चाहिए हो, अगर आप 9 रन देते हैं तो ये कमाल की बॉलिंग है। और वकार को भी आपने देखा होगा कि जब भी कभी आखिरी ओवर होते थे, एक बार आपको वो मैच याद होगा जब 2 रन चाहिए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वकार यूनुस ने वो मैच भी बचाया था। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मैच बचा चुके बिल्कुल, हैं। तो इस तरह की बॉलर जो है आपके पास होने चाहिए जो मुश्किल वक्त में मुश्किल मैचेस को जो है वो बचा सके। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और जिस तरीके से वो बिल्कुल खेल रहा है। तो एहसानुल्लाह के बारे में आपकी क्या राय है एजाज भाई? आपने अभी सुना एहसानुल्लाह का छोटा सा इंटरव्यू हमारी स्क्रीन पर। देखें आसिफ भाई, पहले तो मीडिया इतना फास्ट नहीं था कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई बच्चा इतना अट्रैक्ट होता नहीं था। क्रिकेट देखते थे, सिर्फ पीटीवी था या दूसरे चैनल थे, वो चैनल भी सिर्फ जब न्यूज़ चलती थी तो उस वक्त थोड़ी सी न्यूज़ दे के तो उनका जो चैप्टर था वो क्लोज हो जाता था किसी भी मैच का। अब चूँकि मीडिया बहुत फास्ट हो गया, सोशल मीडिया ने आके हर चीज़ जो चेंज करके रख दी है, तो किसी भी वक्त कोई भी चीज़ देखनी हो तो बच्चे को भी समझ आया कि अगर मैंने क्रिकेट के किसी भी प्लेयर को माजी में देखना है जिसके आज बड़े लोग उनके सामने नाम ले रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पे जाके उसको चेक कर लेते हैं यूट्यूब पे। तो शायद यही वजह है कि तेज़ी के साथ जो माजी में लोग जो हीरो थे हमारे, उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं कि जो बड़े बड़े लोग उनको कारखाए नुमायाँ सुनाते हैं, क्या उसमें कोई हकीकत है भी या नहीं, फिर उससे सीखते हैं। जिस तरह एहसानुल्लाह ने कहा, शायद ये सारा सोशल मीडिया का और यूट्यूब का ही कमाल है कि वो आज इतनी तेज़ी के साथ उसको फौरी तौर पे पकड़ते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और एहसानुल्लाह एक अच्छी दरियाफ्त है इस PSL की। अल्लाह करे कि पूरे बाकी मैचेस में वो अच्छा उम्दा परफॉर्म करें और एक पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में ये सरमाया साबित हो। और इस तरह जितने प्लेयर्स और आ रहे हैं अल्लाह उन्हें भी कामयाब करे और पाकिस्तान के लिए ये बेहतर नर्सरी साबित हो और PSL कामयाब। ताहिर बेग हैं, साइम अयूब हैं, जी, हारिस खान तो पहले भी खेल चुके हैं, हारिस तो मोहम्मद हारिस, लेकिन हारिस भी बड़े आगे आ रहे हैं। कल का मुकाबला हुआ, पेशावर ज़ल्मी फिर चूक गया, फिर टारगेट से पहले पेशावर ज़ल्मी की टीम हिम्मत हार गई। देखिए आसिफ भाई, अगर आप 6 ओवर पावर प्ले में 69 रन बना लेते हैं तो मेरे ख्याल में 6 ओवर में जो चीज़ उनको रिक्वायर थी वो बगैर किसी विकेट के आपने 6 ओवर में 69 रन बना लिए, तो फिर आपको मेरे ख्याल में 200 की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद हारिस आउट हुए उसके बाद आप देखेंगे हसन अली का जो कमबैक हुआ, हालांकि पहला ओवर उन्होंने किया, उन्होंने 17 रन दिए, लेकिन अगला जो उनका ओवर था बहुत ज़बरदस्त ओवर उन्होंने किया जिसमें उन्होंने यके बाद दी के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर अपने दूसरे ओवर में उन्होंने तीसरे ओवर में फिर 1 विकेट ले ली। तो वहाँ से जो पेशावर की बैटिंग है वो बैकफुट पे चलेगी। और बाबर आजम तो आपको पता है कि बाबर आजम जब खेलते हैं तो स्ट्राइक रेट हमेशा से उनका ऐसा ही रहता है। आप देखेंगे शुरू के 50 रन उन्होंने 33 बॉलों पे आपने सवाल भी किया था, बिल्कुल सवाल भी देखिए, तो वो उन्होंने बड़े अच्छी तरह से सवाल का जवाब दिया आपको। वैसे नहीं, उन्होंने कहा पहले तो मैं अच्छा खेला था, मतलब पहले 33 बॉलों में 50 रन अच्छे थे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 25 बॉलों पे गिर रही थी ना, विकेटें गिर रही थी ना। ठीक है, लेकिन 25 बॉलों पे 25 रन है आपके। सही है। 25 मेरे ख्याल में 25 बॉलों पे अगर आसिफ भाई 10 रन भी और बढ़ा देते हैं चले तो आपके 35 हो जाते हैं, लेकिन विकेटें गिर रही थी ना। विकेटें आपकी मुसलसल गिर रही थी। इजाज भाई आप जवाब देना, बाबर आजम को ये क्रिटिसाइज करता रहता है बदी। नहीं, क्रिटिसाइज कल इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया, बाबर थोड़े से नाराज तो नहीं, बड़ा रिलैक्स बाबर इस तरह से करके बैठे हुए थे। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया बदी को कि मैंने पहले तो अच्छा जी। बाबर आजम की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उस पर तो कोई शक है ही नहीं है ना। उन्होंने 75 रन किए हैं सिर्फ 58 बॉल्स पे गालबन। तो बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके साथ जो जिस तरह मैंने कल कहा था, हालांकि पेशावर ज़ल्मी को मैंने फेवरेट करार दिया था जीत के लिए, तो जीतने के लिए कहा था यही जीतेगी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के मैंने साथ ये भी बोला था कि गैर मुल्की प्लेयर्स जितने भी है ना, नहीं वो कोई बात, उसमें कोई शिकायत नहीं है। आपसे कोई शिकायत नहीं है कि आपकी प्रेडिक्शन या मेरी प्रेडिक्शन या बदी की प्रेडिक्शन नहीं, ये प्रेडिक्शन करने तो हम बैठे नहीं ना, हम कोई तोते, हम कोई हम तो ये कहते हैं कि भाई 50-50 चांस है, कोई भी हम ना नजूमी है ना हम तोते हैं ना हम फाल निकालते हैं। मैं उसी तरफ आने लगा हूँ कि नीशम, जिमी नीशम और टॉम कूलर जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं ना पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने भी अच्छा खेल नहीं पेश कर सके। जिस तरह नीशम सिर्फ 6 रन पे और टॉम कूलर जो वो सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए, तो जिसकी ज़रूरत थी 156 इन्होंने बनाए और 8 खिलाड़ी इनके आउट हो गए, स्कोर बहुत कम था। तो ये कम बैक कर सकते थे कि अगर इनकी बॉलिंग भी होती, जिस तरह बाबर आजम ने बाद में अपनी जो मीडिया टॉक की उसमें भी उन्होंने बोला
कि ना उनसे फील्डिंग उनकी टीम ने अच्छी की है और ना ही बॉलिंग में वो अहदाफ हासिल करने में बॉलर्स कामयाब रहे हैं, तो यही शिकस्त की वजह बनी है। जिस तरह आप कह रहे थे ना, वो भी बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि गैर मुतवक्के तौर पर हसन अली ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया और 3 विकेटें भी ले ली, तो उससे भी खेल का जो पासा है ना उनके ओवर्स के बाद भी चेंज हुआ है। अदरवाइज एक 156 पे भी ना मैच फंस गया था, वो फंसा सकते थे, लेकिन फिर उस वक्त हिम्मत हार गया जब जगह बाद दिख रही हसन अली ने उम्दा परफॉर्मेंस दी बॉलिंग में, तो फिर ये इनके हाथ से मैच बदी निकल आपकी गया। बात से ना मुझे लग रहा है मुत्तफिक नहीं है, हाथ उठा के इस तरह के इशारे कर रहे हैं। नहीं बदी नहीं भाई, नहीं, क्या इजाज भाई क्या मुतफिक मुत्तफिक नहीं, इजाज है? भाई ने कहा कि फंस गया था, सही वो बात मैं- कर रहे हैं इजाज भाई। नहीं, मैच कहाँ फंसा नहीं, था? फंसा सकते नहीं थे, फंसा सकते सकते मैच- थे। हाँ। ये देखिए ना, उन्होंने 31 बॉल पहले मैच जीत लिया है। आप ये भी तो हाँ जी, हाँ देखिए, जी, गुरबाज ने बिल्कुल, जिस 5 तरीके से ओवर बैटिंग की, और हमने सवाल भी उससे हुआ था कि भाई आप इतनी सी आपकी जान है और आप इतना लंबा छक्का मार लेते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पठान हूँ तो मेरे अंदर जान है, तो इसलिए मैं छक्का इतनी जोरदार मारता हूँ। चलो, तो प्रेस मेरे ख्याल में कॉन्फ्रेंस में हम- उनकी जो बैटिंग है ना और मजीद स्ट्रॉन्ग हो गई आसिफ भाई। पेशावर की बैटिंग 9-10 नंबर तक बैटिंग है। पेशावर के दो जो इजाज भाई ने पॉइंट उठाया, बड़ा अच्छा पॉइंट था कि उनका जो प्लेयर है जिन पे डिपेंड कर रहे थे वो नहीं कर रहे को- परफॉर्म भी। वो जो कैडमोर, मैं बता रहा हूँ कि गैर मुल्की जितने भी प्लेयर हैं, अभी तक एक गप्टल ने सेंचुरी की है, और दूसरी जानिब अगर आए तो कराची के जिम विज ने 2 मैचेस में रन किए। अभी तक किसी भी गैर मुल्की खिलाड़ी ने, या टॉम कोलर ने एक मैच में, पहले मैच में जो रन किए थे, उसके बाद मुझे बताएं रेली रोसू बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन ज्यादातर जो गैर मुल्की प्लेयर हैं, चाहे वो बॉलर हों या बल्लेबाज हों, वो रन नहीं कर पाए। सिर्फ रेली रोसो, जेम विज ने बैटिंग 2 मैचों में अच्छी की है, फिर एक मैच में मुझे गप्टल ने सेंचुरी की है। तो जब तक जिन टीमों ने अपने ऊपर इन पे भरोसा किया हुआ गैर मुल्कियों पे, खास तौर पर कोयटा ने, वो गैप्टल और कोयटा पे तो हम तफसील से बात करेंगे। कोयटा का तो आसिफ भाई, एक बात आपने देखी है कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से अगर कोई तसलसल है किसी की परफॉर्मेंस में, तो वो मोहम्मद रिजवान है। 3 50 भी की, सेंचुरी उसके साथ रेली रेसू भी है, आजम जी जी सॉरी रेली राइल रेसो रोसो है। मुल्तान की बॉलिंग खास तौर से बहुत जी अच्छी जी है। जी जी नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ, अब बैटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि 3 50 भी की, सेंचुरी भी की, उसके बाद बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बाकी जो प्लेयर है ना, एक मैच में तो परफॉर्मेंस देते हैं, अगले दोनों मैचों में वो 7 से 8 स्कोर करते हैं, 15 करते हैं, 20 करते हैं, लंबा नहीं खेल पा रहे। तो जिस तरह पहले बात हो रही थी, अगर बैट्समैन अपने हिस्से के मुताबिक 35-40 स्कोर नहीं करेंगे टॉप ऑर्डर में या मिडल ऑर्डर में या टेल एंडर में भी, तो फिर उस वक्त तक लंबा स्कोर नहीं होगा। वही टीम परफॉर्मेंस देगी, वही जीतने की अहल होगी जो 180 क्रॉस करेगी। अब तो देखें ना, कराची 2 मैचेस सिर्फ 3-3 रन से सिर्फ हार गया है, 190 स्कोर 96 स्कोर 90 को करते हुए अचीव करने की कोशिश में। तो लंबा खेलना पड़ेगा, स्कोर हो रहा है कराची की विकेट पे, तो खास तौर पे मुल्तान में भी आपने देख लिया। अच्छा, तो अभी बैट्समैनों को लंबा खेलना पड़ेगा। एक और इशू है जो इजाज भाई आपसे मैं तफसील से बात करूंगा अगले इस ब्रेक के बाद। जो मामला चल रहा है, पीएसएल की आज मीटिंग खत्म हो गई। पीसीबी ने जो मीटिंग आज बुलाई थी वो खत्म हो गया। जो फ्रेंचाइजर्स का जो इजलास था वो खत्म हो गया है। कुछ मामला तय पाए हैं फ्रेंचाइजर्स और पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के। पहले तो वो पैसों के हवाले से बता दिए कि पंजाब हुकूमत कितने पैसे मांग रही है, सिंध हुकूमत ने कितने पैसों में ये काम किया था पीसीबी का। आसफ खान साहब, ये 3 करोड़ में जितने भी मैचेस हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने उनसे सिर्फ 3 करोड़ रुपए लिया सिक्योरिटी की मद में, खाने की मद में, जबकि यही जो पंजाब गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट है, उन्होंने 50 करोड़ रुपए का पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से मुतालबा किया है कि उनमें लाइट्स भी हैं, उनमें खाने के भी है, सिक्योरिटी भी है। तो वो सारे के सारे मिला के टोटल 50 करोड़ का मुतालबा किया है कि उनके बिल्स हैं और पे किए जाएं। उसमें से 5 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अदा कर दिया है, जबकि 45 करोड़ रुपए जो हैं वो अभी नहीं किया, और उसी हवाले से आज मीटिंग हुई है। चलो ठीक है एजाज भाई, आपसे मैं तफसील से बात करूंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। ये मामला बड़ा हसास है। जैसे एजाज शेख साहब ने बताया कि 5 करोड़ पीसीबी ने दे दिए हैं पंजाब हुकूमत को, लेकिन 45 करोड़ रुपए अभी मजीद मांग रही है पंजाब हुकूमत, क्योंकि वहाँ 2 मैचेस हैं, पिंडी में भी एक लेग होगी, तो इसलिए शायद ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अजराए मजाक कह रहे हैं कि इतने पैसे तो दुबई चला जाता पीएसएल, उसमें हो जाते। लेकिन पीएसएल की जो टीम्स हैं वो ये बर्डन शेयर करने पर अभी तक आमादा नहीं है। तो कल फैसला होगा इस हवाले से, या क्या क्या फैसला होगा उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पीएसएल 8 का सीज़न जारी है और कराची में मुकाबले बस आखिरी लम्हात पर हैं। मुल्तान में मुकाबले ख़त्म हो चुके हैं। अब
शेड्यूल के मुताबिक लाहौर जाना है और पिंडी में मुकाबले होंगे और लाहौर में फाइनल खेला जाएगा। इसका ये शेड्यूल के मुताबिक है, लेकिन अभी पीसीबी इन मामलात को देख रहा है, पैसों के मामला जो भी हैं। एजाज शेख साहब का तो हमने मौक़िफ़ ले लिया, बदिउज़्ज़मा के पास भी इस हवाले से अपडेट है। आपके पास क्या, आपका अंदाज़ा क्या है, आपका तज्ज़िया क्या है और आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा इस सूरत हाल में? क्या मैचेस कराची आ जाएंगे? देखिए आसिफ, मुझे नहीं लग रहा कि कराची में मैचेस आएंगे, क्योंकि जो निगरान हुकूमत है और जहाँ से नजम सेठी साहब चेयरमैन पीसीबी बने वो आपके सामने है। तो यहाँ की जो बात करते हैं कि 3 करोड़ रुपए में यहाँ का जो बिल था वो खाने की यहाँ सिर्फ खाने की मद में पैसे जो हैं वो सिंध हुकूमत ने लिए, जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको खाना जो दिया जाता है, बाकी लाइटिंग का उनको कोई खर्चा नहीं है। क्यों लाइटिंग जो चाहे पार्किंग में है चाहे स्टेडियम में है वो पीसीबी की अपनी लाइटिंग है, उस पर उनके कोई अखराजात नहीं हुए। और जहाँ तक लाहौर की बात है, एजाज भाई जैसे कह रहे हैं, देखिए वहाँ 3 वेन्यू है, एक मुल्तान है, लाहौर है, पिंडी है पंजाब में। तो ये वहाँ पर 3 वेन्यू है, 3 वेन्यू पे अगर आप उनके सिक्योरिटी वाले ट्रैवल भी करते हैं जाते हैं और यहाँ से ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर होगी। आप समझ जाएं मुल्तान स्टेडियम में अगर कराची में 10,000 सिक्योरिटी है तो वहाँ आपको 15,000 चाहिए होगी, ये बात भी आप माने। फिर पिंडी में आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, लाहौर में वैसे भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। तो अगर मेरे ख्याल में 20 के करीब अगर 20 करोड़ तक इनके मामला हल हो जाते हैं तो यहाँ नहीं आएगी। मुझे तो ये पूरा वो है कि मामला हल हो जाएंगे, फ्रेंचाइज भी मान जाएंगी और फिर जो नजम सेठी साहब जैसे आदमी भी नजम सेठी, देखिए नजम सेठी की बात ऐसी है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी बात को मनवा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हो सकता है वज़ीर आला जो पंजाब के निगरान हैं वो भी इसमें हों, फिर वो वज़ीर आज़म से भी बात कर सकते हैं, उनकी क्लोज बातचीत उनसे भी है, आपको पता ही भी है। तो मेरे ख्याल में कराची आने का कोई मुझे वो नहीं लग रहा, लेकिन खबरें तो कल रात से चल रही हैं कि भाई अब कराची में सारे मैचेस आ जाएंगे। मुझे बताएं कि 34 मैचेस कराची में कराना एक बहुत बड़ा, कराची की जो विकेट है एजाज भाई, वो कल मैंने क्यूरेटर से ही मेरी बात हुई थी, कुछ एक्सपर्ट से भी मैं बात कर रहा था, पिचेस खत्म होती, मतलब जान होती है ना पिच के ऊपर, एक वो खत्म होती जा रही है, लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। लिमिट 4-5 एक विकेट पे आप 4-5 मैच कराची में मैचेस शायद नहीं आ रहे, बदी का ये कहना है कि शायद नहीं आ रहे। आपकी इत्तला क्या है, आज मीटिंग में क्या बात हुई? आसिफ भाई 2 पोर्शन में मैं बात करूंगा तफसील से। वो ये है, नंबर 1 तो जो निगरान वज़ीर आला है उन्होंने बात की है मीडिया से, तो उनका कहना है कि जो निगरान कबीना है पंजाब की वो इस बात पे राज़ी नहीं हो रही कि ये अखराजात जो 45 करोड़ के हैं उसकी मंजूरी दे, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम जो मैनेजमेंट है उनसे कहा गया कि आपको ये 45 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह। दूसरे नंबर पे जो आज इजलास हुआ है वो वर्चुअल इजलास था जिसकी नजम सेठ साहब ने सदारत की, उसके अलावा फ्रेंचाइज ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, जहाँ जहाँ वो मौजूद थे, तो वहाँ बड़ी तफसीली बात हुई और यहाँ तक एक जो नया शेड्यूल है उसको भी फाइनलाइज कर लिया गया है, डिस्कस करके ना तफसीली, कि अगर ये नहीं मानते और इस बात पे अगर ये कहा जाए कि ये डट गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कुछ गलत नहीं होएगा। उन्होंने कहा कि हमने 45 करोड़ रुपया नहीं देना और नया जो शेड्यूल है वो भी डिस्कस उन्होंने कर लिया है। एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे यहाँ तक भी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने तड़ी लगा दिया है कि अगर आज इन्होंने 45 करोड़ रुपए का क्या जो मुतालबा किया है, निगरान गवर्नमेंट अगर उससे पीछे ना हटी तो जो दौरा न्यूजीलैंड पे जो मैचेस यहाँ पे शेड्यूल हैं, चाहे पिंडी में है, मुल्तान में है, लाहौर में है, फिर एक मैच भी पंजाब में नहीं होएगा। अच्छा, ये भी तड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा कोई मैच अब पंजाब में क्रिकेट का नहीं होगा, चाहे मुल्की सतह पे चाहे गैर मुल्की सतह पे, अगर ये मुतालबे से ना हटी। और इसका हल ये है कि 4 रुकनी एक कमेटी बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने भी, जिसके सरबराह हैं डॉक्टर जावेद अकरम जो वज़ीर सेहत हैं। तो उनकी निगरानी में आज शाम 6-7 बजे मगरिब के बाद एक मीटिंग होने जा रही है। वज़ीर सेहत का क्या काम भाई, वज़ीर खेल होते तो समझ आती बात। जिसमें वहाब रियाज को डाले ना, वहाब रियाज साहब क्या कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने उन्होंने हलफ नहीं उठाया, अभी वो नहीं बने। उनका सिर्फ पोर्टफोलियो उनको अलर्ट हुआ है। उन्होंने खुद कहा मैं पीएसएल के बाद ज्वाइन करूंगा, अगर किया तो मुझे नहीं लगता जितना टाइम गुजर गया इतना टाइम उन्हें मजीद मिले भी। तो उस मीटिंग में से कोई ना कोई हल निकल सकता है अगर निकला तो। अगर दूसरे पोर्शन की बात की जाए तो जो पेशावर की टीम है जिसने 26 तारीख को ज़बरदस्त होना है लाहौर कलंदर के खिलाफ, वो टीम लाहौर पहुंच चुकी है। बिल्कुल। आज सिक्योरिटी के फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स थे, यहाँ तक कि जो इन्होंने डिमांड की थी पंजाब गवर्नमेंट ने, इंतज़ामिया ने कि सिक्योरिटी के हेलीकॉप्टर दिए जाएं, आज उन हेलीकॉप्टर्स ने फ़ज़ाई निगरानी भी की
वो पूरे एरिना की। इसके अलावा जितने पुलिस के, चाहे वो क्विक रिस्पांस की पुलिस है, एलीट फोर्स है, अब पंजाब पुलिस है, रेंजर्स है, फौज है, तमाम लोगों ने वहाँ पे ड्यूटियाँ भी संभाल ली हैं। चलें ठीक है। पिचेस की तैयारी, हाँ पिचेस की तैयारी भी मुकम्मल हो गई है। और मैं ग्राउंड में अगर गया हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है जो ब्रॉडकास्टर्स है वो भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, जो उनकी जो सेटिंग है उसका काम भी शुरू हो गया है। और जो लाहौर के अंदर है उन्होंने आज फिर प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब तो ये दोनों पोर्शन साथ साथ चल रहे हैं। मतलब ये कि सूरत हाल कंट्रोल में है, लाहौर में ही होंगे। देखिए, अगर आपने लाहौर चेंज में करना था, लाहौर में ही होंगे। अगर आपने चेंज करना था तो आज पेशावर की टीम मेरे ख्याल में लाहौर ना जाती। लाहौर नहीं पहुंचती, आपने बी प्लान आपने तैयार किया हुआ है और आपको अंदरूनी खाना हुकूमत और जो पीसीबी के चेयरमैन है इनके दरमियान बातचीत भी जारी है और मेरे ख्याल में ऊपर तक भी बात चली गई है, जो वजीर आजम की हद तक भी बात चली गई है नजम सेठी कि उनके ताल्लुकात ऐसे, इजाज़ भाई को ज्यादा पता होगा। नहीं, वजीर आजम के ताल्लुकात तो होते ही हैं क्रिकेट बोर्ड से। नहीं, चेयरमैन बहुत करीब है, चेयरमैन बहुत करीब है। हाँ जी, वो चीफ पैटर्न है और उनके वो हतमी फैसला करेंगे जब इनके जो वफूद की सतह पे जब बातचीत हो जाएगी गवर्नमेंट और पीसीबी मैनेजमेंट के दरमियान, जब वो हल निकालेंगे, नहीं निकला तो फिर वजीर आजम उसको फाइनल करेंगे। इस बहस को आप समेटते हैं। आज दूसरा मुकाबला है पीएसएल का, कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। कोयटा को क्या मशवरा है भाई? हम तो ये कह रहे हैं कि कोयटा अपने नए लड़कों को खिला रहे जो बेंच पे बैठे हुए हैं। सऊद शकील हैं, उसके अलावा उमैर बिन यूसुफ ज़बरदस्त बैट्समैन है, उनको ले आए। देखिए, आपको जो है ना कुछ हिकमत अमली बनानी होगी। जब तक आप अपनी हिकमत अमली नहीं बनाएंगे आप मैच नहीं जीत सकते और इस टीम के साथ जो आपकी खेल रही है आप बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ जैसन रॉय और मार्टिन गैप्टिल पर जो है वो रिलाई किया हुआ। और बीच में अगर आप देखें तो सिर्फ इफ्तिखार अहमद ऐसे प्लेयर हैं जो इनके लिए बैटिंग में कुछ कर सकते हैं। बॉलिंग में आप देखें कि बॉलिंग में भी सवाए मोहम्मद हसनैन के कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो रेगुलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हो। नसीम शाह अगर एक स्पेल अच्छा करते हैं 2 ओवर का तो अगले 2 स्पेल में वो पिट जाते हैं। मोहम्मद नवाज जो है मुसलसल जो है, मोहम्मद नवाज के ऊपर तो बहुत बिल्कुल 4 मैचेस में मुसलसल नाकाम है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। फिर कैस अहमद को उन्होंने लिया, कैस अहमद भी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे जो उनको करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप चेंज करके देख लें, एक आध मैच चेंज करने से कुछ नहीं होता। आप शकील को खिलाने, उमैर बिन यूसुफ है उसको खिलाने, बड़ा अच्छा डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर हिकमत अमली, और फिर हफीज़ के बारे में भी आपने देखना होगा कि आप हफीज़ को भी खिला रहे हैं और हफीज़ को अगर खिला रहे हैं तो फिर आपने पिछले मैच में चलो 4 नंबर पे भेज दिया, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उमर अकमल आप बैठे, आप अगर एक को निकालते हैं अगर दोबारा उमर अकमल को ले आते हैं फिर क्या होगा? फिर बंगल से ही आपका परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, 4 मैचेस हो गए मुसलसल, वो भी नाकाम है। तो आपकी जो बैटिंग है वो बिल्कुल नाकाम है और बॉलिंग आपकी जो है वो तसलसल लड़के पे खड़ी है, वो एक हसनैन पे खड़ी है, बाकी आपके तसलसल बॉलिंग में तसलसल ही नहीं है। तो और कप्तान को भी थोड़ी सा जो है वो कप्तानी बेहतर करनी होगी। बात करूंगा एजाज शेख साहब, बड़ी लंबी लिस्ट बदी ने गिनवा दी। कोयटा के मसाइल आपके सामने हैं, कोयटा के मसाइल, और फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप अगर फोर्स देखें, हसन अली भी फॉर्म में आ गया, तो क्या गुर है कोयटा के पास? अब देखें, अगर पॉइंट्स टेबल पीएसएल का अब तक के खेले गए मैचेस का अगर उसका जायजा ले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा और उसके 4 पॉइंट्स हैं। और पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दूसरे नंबर पर विराजमान है। और दूसरी तरफ अगर कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाए तो वो पॉइंट्स टेबल पे उन्होंने अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, 4 में से 3 में उन्हें शिकस्त का मजा चखना पड़ा है और ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे ही है। और उसके बाद अगर टीम का जायजा लिया जाए तो टीम में गो के कोयटा ग्लैडिएटर में बड़े नाम है, लगता है कि वो पता नहीं क्या पहाड़ ढा देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन अभी तक ऑन फील्ड उनकी जो परफॉर्मेंस की जो उनको ज़रूरत है उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक रिदम में दिखाई दे रही है। बाकी फिर वही बात आ जाती है, जितनी ये T20 फॉर्मेट है, पता नहीं चलना किस प्लेयर ने किस वक्त अपने वो, आप माजी देख लें। मैं तो फिर माजी में पता नहीं, मेरी आदत है कि माजी का थोड़ा वादा ज़रूर दूंगा कि माजी में ये भी आपने देखा कि सिर्फ एक मैच में एक बंदे ने परफॉर्म किया तो वो फिर उसके बाद कितनी सीरीज पाकिस्तान की तरफ से खेलता रहा। तो ये कोयटा का भी यही हाल है कि अभी भी ये सरफराज गो के बहुत अच्छे, माजी में इनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छे कैप्टन है, अच्छे इंसान है, इफ्तिखार अहमद है, सऊद शकील है, जैसन है, मार्टिन गुप्टल है। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर करना क्या, अब क्या करना है कोयटा को, ये मशवरा इनको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए अब तो इन्होंने ऑल आउट इन्हें जाना पड़ेगा तीनों शोबों में।
ये जो बॉलर है उनको ये ठान लेनी चाहिए कि एक नहीं, टारगेट है। टीम में तब्दीली करनी चाहिए, किसको लेके आना चाहिए, किसकी जगह, ये सवाल है। देखिए ये जो आप मेरे से क्वेश्चन ये कर रहे हैं ना, जब वो पिच का जायजा लेंगे, कंडीशन देखेंगे, जो मैनेजमेंट वहां पे बैठी हुई है, मेरा ख्याल है वो मुझसे कहीं बेहतर सोच कराची समझ की रखती कराची है। की पिच तो बदी ने देखी है। मेरे ख्याल में जाज़ भाई जो कह रहे हैं, देखिए जो T20 की जो पिचेस बनाई गई हैं, इसमें ये नहीं है कि कोई फास्ट बॉलर आएगा तो अब वो तो स्लो हो गए, अब बिल्कुल तो ऐसी pitches पिचेस slow हो हैं कि जो बैटिंग को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर वही है कि जो अच्छी बैटिंग कर रहा है वो ज़बरदस्त कर रहा है, जिससे नहीं हो रही वो नहीं हो रही। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब तक आप अपना फोकस, जब आप पुरअतमाद तरीके से मैदान में नहीं जाएंगे, आप नहीं जीत सकते। आप पहले दिन से ही आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आप जीत के लिए आ ही नहीं रहे। जब आपने 2 से 3 प्लेयर ऐसे ले लिए हैं जो आपको पता है कि जिनकी क्रिकेट का दौर अब गुजर चुका, जो अब वो नहीं कर सकते, उसकी जगह 2 यंग ब्लड आपके पास होते तो आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा है अच्छी ना, होती। बेंच पे बैठे हुए यंग ब्लड, यार उनको खिलाएं ना, बिठाने से क्या उमैर होता बिन है। यूसुफ, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, साइम अयूब के टक्कर का बिल प्लेयर है। टक्कर गया, उसने बहुत रन किए, उसने उसने काजल बहुत अच्छा ट्रॉफी में खेलता है रन वो। किए, पाकिस्तान कप में रन किए, T20 में उसने रन किए। तो भाई आपने अगर उसको बेंच पे बिठाया है, उसको खिलाएं। सऊद शकील भी अगर देखें कि सिंध की कप्तानी करता रहा है T20 में, ये नहीं कि वो नहीं खेलता, अब उसको चांस दे के देख लें। जब आप हार ही रहे हैं ना, तो एक आध चांस दे के देख लें। बंगल से क्या कर रहा है, आपके 4 मैचेस में उसने कितने रन किए? 4 मैचेस में मुश्किल से उसके 8 रन है। तो मेरे ख्याल में उसकी जगह सऊद शकील उमैर यूसुफ को ले आए। आप अपने एक इस तरीके से खेलें कि उनको फ्री हैंड दे, भाई जो आपका गेम है उसी पर खेलें। दूसरी जानिब अगर आप बात करेंगे ना कि इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद की टीम बहुत तगड़ी है। उनके पास अब ये ऑप्शन है कि किसको बिठाएं, किसको खिलाएं, वो वाली बात आ गई है। गुरबाज के आने के बाद जो है उनको अब देखें कि आजम खान कल 6 नंबर पे आए, शादाब पिछले 2 मैचेस में उसकी बॉलिंग शॉट खेला था एजाज भाई, जो विनिंग शॉट आजम खान ने खेला है वो हमने सामने बैठ के देखा है। और शादाब खान की शॉट खेला उसने। अभी देखे ना, शादाब शॉट की बात भी एजाज भाई आपने देखा था आजम खान का वो फ्लिक जो उसने खेला था लास्ट बॉल पे, जो मैच जीता है। हाँ, जी हाँ साहब, मैं इस पे ये कहूँगा कि अगर उनके पास कोलिन मनरो और एलेक्स हेल्स हैं, तो इनके पास जैसन राय और मार्टिन गुप्टल हैं। मेरी राय के मुताबिक, नाकस राय के मुताबिक यही है, अगर टीमों को ऑन पेपर देखा जाए तो बैलेंस हैं, साइड्स बैलेंस हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। 19-20, 18-20 का फ़र्क कहीं किसी मैच में हो जाता है। बात वही है जो हम तीनों एक पेज पे हैं इस बात पे कि नाम तो वही है जो परफॉर्म करेगा। तो कोयटा ग्लैडिएटर वाले सिर्फ इस वजह से तनकीद, हस्बे तनकीद मान रहे हैं कि वो नहीं कर रहे परफॉर्मेंस, ना उनकी बॉलिंग में हो रही है ना बैटिंग में हो रही है, इसी वजह से। और अगर उन्हें जीतना है, अगर वापस आना है और जीत की राह पे गामजन होना है, तो फिर उनको खेल के तीनों शोबों में परफॉर्म करना होगा। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। टीमों का अगर ये देखें, नहीं उनकी टीम तगड़ी है, उनकी टीम कमजोर है, ये टीमें कमजोर नहीं होती। कोई भी प्लेयर किसी भी वक्त परफॉर्म कर सकता है, ये मेरा करेगा। एक और चीज जी वही करेगा। एक और चीज भी है, इनका जो टीम मैनेजमेंट है मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। टीम मैनेजमेंट ना ही किसी के मीडिया का जवाब दे रही है और ना ही किसी कोई बात करो तो उसका वही जवाब दिया जाता है। और दूसरी अहम बात, अब टीम मैनेजमेंट की आपने बात की, कोयटा ग्लैडिएटर का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो अगर प्रैक्टिस है 12:30 बजे तो वो 12:17 पे मैं वही कह रहा हूँ। और ये पहली दफा नहीं हुआ। आज उन्होंने एक मैसेज किया, आजम भाई से ये शिकायत है, आजम खान साहब से। अच्छा बदी भाई, अभी उन्होंने आज भी यही किया। भाई आप इतना ज्यादा ना सोचा करें फलान टीम, वो तो आप तो टेंशन ले रहे हैं शायद कोयटा के लिए। वो जो मर्जी जीते, जो मर्जी हारे, रिलैक्स हो। मेरी बात सुने इजाज़ भाई, मैं हमेशा से, मैं कभी भी नहीं कहता कि ये जीते वो जीते, मैं कहता हूँ जो अच्छा खेले वो जीते। आप जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट इसलिए बात कर रहा हूँ, देखिए आज जो आजम ने मैसेज किया कि हमारे जो टीम है वो कैंसर के बच्चों के साथ मुलाकात हुई है, उसकी वीडियो जो है ना, खबर 4 टिकट डालने के बाद उन्होंने जो तस्वीर हमें दी है वो 15 से 20 मिनट बाद दी है। हाँ ये भी हुआ है। अब ये मामला हैं, ये देख लें कोयटा वाले कि किस तरह से इन मामलों को देखना है। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आने के बाद इसहाक जमाली जो बलूचिस्तान के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं वो होंगे हमारे साथ, और उनके जो खदशात हैं या उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कोयटा की परफॉर्मेंस पर, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।